स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आप लोग के रिक्वेस्ट पे। पंचायत ऑडिटर का जो बीपीएससी के द्वारा 29 अगस्त को एग्ज़ाम करवाया गया था। ठीक है। तो 29 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था 29 अगस्त 2021 को, उसका मैंने पार्ट 1 का डाला था पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, 1 से लेके 80 क्वेश्चन तक। और कहा था कि 1000 व्यूज़ आएगा तो मैं इसका सेकेंड पार्ट यानी कि 81 से लेके 150 तक अपलोड करूँगा। लेकिन जिस समय अपलोड किया उसी के 1 घंटे के बाद ही हमारा 1000 सब व्यूज़ उस वीडियो पे चला गया था। और अब तो उस पर 7000 क्रॉस कर चुका है, 8000 होने जा रहा है व्यूज़। इसका मतलब आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। और कुछ छात्र जो है अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं कि सर ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में 3 शहर चुना गया है, कुछ वैसे। तो वो सब पे ज़्यादा मैंने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि वो क्या होता है कि नेट से सर्च किए, जो शुरुआत में जो कुछ मिल गया वो नोट कर दिया, बोल दिया कि सर गलत है। तो मैं वैसे स्टूडेंट पे कमेंट नहीं करता हूँ जिनका जेन्युइन रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन है गलत। जो सर्च करते हैं, रिसर्च करके पता करते हैं, तो उनका स्वाभाविक मैं उस पर कमेंट पे देखता हूँ। यही वजह है कि मैं सारे लोगों को कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें से बहुत सारे अनावश्यक कमेंट रहते हैं। एक जो मुझे कमेंट मिला है उसमें मैंने फिर देखा कि हाँ ये बात सही है कि ये मेरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वैसे, बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कई बार ध्यान होता है कि ऑप्शन ई जैसे देख लिए हैं तो कुछ मिस्टेक हो गया था। ये जो क्वेश्चन आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 21 नंबर पे जो मैंने बताया था पार्ट 1 में, ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 में 21 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है, इसे मैंने डी बता दिया था 916, जबकि इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 918 हो जाएगा। तो ये आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, 21 में। इस टेस्ट में मैंने 80 तक बता दिया था। ठीक है। तो अब 80 के बाद मैं देखूंगा। यहाँ पे मैथ्स का मैंने कहा था आप लोगों को कि अगर कमेंट आता है तो इसका सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। लेकिन केवल 4 ही व्यक्ति कमेंट किए हैं कि सर इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। हालांकि मैंने पार्ट 1 में इसका स्क्रीन पे ही सॉल्यूशन बता दिया था, लेकिन केवल 4 लोग कमेंट किए हैं कि सर मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए, और उससे ज़्यादा कोई कमेंट किए नहीं है। इस वजह से इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि ये बहुत ईजी था और कुछ क्वेश्चन जो था इसी पे मैंने सारे सॉल्व कर दिए थे स्क्रीन पे ही, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा इसमें कुछ रहा नहीं इसको सेंड करने के लिए। यही वजह है कि बहुत कम रिप्लाई आया है कि सर मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो स्क्रीन पे आप वीडियो हमारा देखे होंगे पार्ट 1, उसमें आप लोग को पता चल गया होगा कि हाँ कैसे बनेगा। ठीक है। यहाँ से आइए, अब 81 से लेके 150 तक क्वेश्चन का पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया है। जो अगर 67th बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इसे ट्रेलर समझ लें कि ये ट्रेलर है। आने वाला जो पूरा मूवी होगा एग्ज़ाम का वो कैसा होगा 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए, और आपको किस लेवल तक का आप तैयारी करना होगा, क्योंकि कंपटीशन आप लोग जानते हैं कि कितना मतलब टफ हो चुका है और नंबर लोग अब छात्र ज़्यादा ला रहे हैं। कुछ लोगों को आपत्ति था कि मैंने जो कट ऑफ 100 बताया है वो सर 100 नहीं जाएगा, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो जनरल का कट ऑफ है वो 100 +-2 रह सकता है, यानी कि 98 से 100 के बीच में ही रहेगा जनरल का कट ऑफ। ठीक है। सीट भी कम था, तो ये मान के चलिए मैं अभी भी कायम हूँ कि उतना कट ऑफ रहेगा जनरल का। ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पे 81 देखते हैं, और आप लोग इसी तरह प्यार दें हमारे इस चैनल को। अगर कोई पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि इस चैनल पे आपको बता दूं कि इस चैनल पे बीपीएससी से संबंधित और भी अन्य एग्जाम से संबंधित, स्टेट पीसीएस से संबंधित यहाँ पे टेस्ट सीरीज करवाया जाता है, वो भी फ्री में। और बहुत ही जो भी भारत के महत्वपूर्ण संस्थान है उसका टेस्ट सीरीज यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में चलाया जाता है, ताकि आप लोग यहाँ पे आराम से बिना कोई पैसा खर्च किए आप लोग इसका लाभ उठा सकें उस टेस्ट सीरीज का। ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि परफेक्शन आईएएस का भी टेस्ट सीरीज चलाइए 67th बीपीएससी के लिए, तो उसका तो सेट है हमारे पास, लेकिन देखते हैं कि कब मौका मिलता है, उसका भी सेट चला देंगे। अभी बहुत समय है, दिसंबर तक का समय है हमारे पास 67th बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं, उसका भी कुछ व्यवस्था करेंगे, अपलोड करेंगे वीडियो। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सकेगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन।
1 से 80 तक का मैंने आप लोग को बता दिया, इसका पार्ट 1 में मैंने डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है, यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा 150 तक क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा बीपीएससी का पंचायत ऑडिटर का जो भी एग्जाम हुआ था सारा इसका मेरा क्लियर हो जाएगा आंसर। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, आंसर जो आप हमारे वीडियो से ही मिलाइएगा आंसर की, और उसके अनुसार ही आप बताइएगा कि 150 में आपके कितने मार्क्स सही हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये इंग्लिश में लिखा गया था पुस्तक, इसका जानते हैं हम लोग, ये बहुत चर्चित पुस्तक रहा था। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये 82 में, यहाँ पे बोल रहा है कि ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 82 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तम पछाड़ने। लेकिन मुझे पता है कि इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर आपने इसका आंसर गलत बताया है, उत्तम पछाड़ने नहीं है, सीताराम कश्यप है। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे दिक्कत है कि कमेंट कीजिएगा ही कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियो में देखा है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन ई मारे हैं वीडियो में जो अपलोड किए हैं बहुत सारे इसका आंसर की, और वो बता रहे हैं कि सीताराम कश्यप होंगे, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इसका 82 का जो है वो उत्तम पछाड़ने होगा। ठीक है, क्वेश्चन में भी मिस्टेक था। ठीक है, जैसे ललित कला अकादमी होता है, एक राष्ट्रीय ललित कला अकादमी होता है, और कुछ इसका रीजनल भी है। जैसे यूपी ललित कला अकादमी का अगर पूछता कि यूपी ललित कला, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं, तो उसका आंसर होता सीताराम कश्यप। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके उत्तम पछाड़ने। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उत्तम पछाड़ने जो मारे होंगे उनका ये सही होगा। और ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष बनते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। ठीक है, तो ये 2018 में ये अध्यक्ष बने थे, तो अभी इनका कार्यकाल थोड़ा बचा हुआ है, तो इसलिए उत्तम पछाड़ने इसका सही आंसर होगा। और ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुआ था वो 5 अगस्त 1954 को हुआ था। इसका स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा, 2-3 चीज। नेक्स्ट है ये 83 का। 83 में बोल रहा है कि किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोटेरा स्टेडियम है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसका 3 बार नाम चेंज हो चुका है, एक बार पहला सबसे शुरू था मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, उसके बाद इसे जो हमारे लौह पुरुष हैं उनके नाम पे इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया। तीसरी बार सरदार पटेल का नाम हटा करके, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा करके नरेंद्र मोदी जी ने अपने, मतलब नरेंद्र मोदी जी के नाम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अब मोटेरा स्टेडियम का नाम जो हो गया है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही है, मोटेरा स्टेडियम, क्योंकि उस समय मोटेरा स्टेडियम ही था नाम इसका। नेक्स्ट आइए 83 हो गया, 84 में आइए। हाँ, 84 बोल रहा है कि भारत के किस शहर में कोप 14 का आयोजन हुआ था। तो कॉप 14 का आयोजन हुआ था, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉप 14 है क्या। तो कॉप यहाँ पे COP का यहाँ पे मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, और ये 14 हुआ था, इसका टोटल जैसे इसको बोलते हैं UNCCD कॉप 14, और ये होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली क्षेत्र में बदल पाएँ, उसके लिए यहाँ पे एक कन्वेंशन आयोजन किया गया था भारत में। और भारत में ये किया गया था ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन डी। ठीक है, और ये जो हुआ था आपका कॉप 14 का आयोजन ये 2019 में हुआ था। ठीक है, और ग्रेटर नोएडा को अब गुरुग्राम भी बोलते हैं। तो इसका जो भी ऑप्शन डी मारे होंगे वे सही है। बहुत सारे लोग नई दिल्ली मारे हैं, जो कि गलती है। ठीक है, नेट पे भी देखिएगा तो किसी किसी में नई दिल्ली दे देता है भारत में। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो नई दिल्ली का क्षेत्र है वहाँ से सटा हुआ जो NCR का क्षेत्र था ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे ये हुआ था, जिसको अब हरियाणा का क्षेत्र आ गया है गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका उपयुक्त सही आंसर है।
85 में आइए, बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए उमंग कुमार। ठीक है, 85 का ये सही हो जाएगा। 86 नंबर में आइए, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट कर लें कि केंद्र सरकार ने जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे 2017-18 के बजट में, अरुण जेटली ने, उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 2017-18 के बजट में इसके लिए घोषणा की गई थी कि एक चुनावी बॉन्ड योजना लाया जाएगा। और उसी बजट में घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी कर दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, क्योंकि शुभारंभ मतलब अधिसूचना जारी कर दिया गया चुनावी बॉन्ड के लिए, तो 2 जनवरी 2018 को सूचना जारी किया गया, तो यहाँ जनवरी 2018 हो जाएगा, उसका शुभारंभ कर दिया गया। यहाँ पे क्या है, चुनावी बॉन्ड योजना के तहत क्या होता है कि जो बॉन्ड जनरेट कर सकता है कोई भी व्यक्ति, अगर कोई खरीदेगा बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड, तो केवल एसबीआई के ब्रांच से ही खरीद सकता है, और एसबीआई के भी सारे ब्रांच से नहीं। 29 ऐसा एसबीआई ब्रांच है विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में, जहां से केवल इसी 29 ब्रांच से आप लोग खरीद सकते हैं। और इसको भंजाना भी है, अगर कोई चुनावी बॉन्ड खरीदता है और इसको अगर भंजाना है बैंक में, तो 15 दिन का ही टाइम मिलेगा। 15 दिन के अंदर आप लोग को उसको भंजाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका ऑप्शन ए जो मारे होंगे उनका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 86 हो गया, 87 में आइए। 87 देखिए, यहाँ पे बोला राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 87 का जो सही आंसर हो जाएगा, बहुत लोग इसमें सही मारे हैं, चर्चा में भी ये रहा था, तो एससी शर्मा, ऑप्शन बी जो है ये सही है, एससी शर्मा। और इसका पूरा नाम है सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, और इनकी नियुक्ति जो है 2020 में हुई थी, और इसका जो कार्यकाल होता है इनके अध्यक्ष का, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल यहाँ पे 3 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 88 में। 88 बोरा डीफ एक्सपो, इसको फुल फॉर्म इसको है डिफेंस एक्सपो 2020 का विषय क्या है, यानी कि थीम इसका क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया था। नेक्स्ट आइए 89 नंबर में, ये तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत लोग को पता होगा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, गौरी सावंत। जो ऑप्शन बी मारे होंगे उनका सही होगा। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में। 90 नंबर बोल रहा है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 91 नंबर में, ये सब वन लाइनर करेंट अफेयर्स है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता गोपीनाथ। ठीक है, भारतीय मूल की हैं, और एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद इन्हें अमेरिकी नागरिकता इन्होंने ले रखी है। ठीक है, लेकिन भारतीय मूल की हैं। एक बार थोड़ा सा इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इसकी नागरिकता कौन सी है। 92 आइए, 92 बोल रहा है कॉप 26 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यहाँ पे कॉप फिर हो गया, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो गया। ठीक है, और ये जो था ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। कॉप 26 सम्मेलन जो है वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और कॉप 14 जो मैंने आपको बताया था वो डिजर्टिफिकेशन से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा 92 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लासगो। ग्लासगो स्कॉटलैंड। ठीक है, ये स्कॉटलैंड, कभी कभी देश पूछ देता तो स्कॉटलैंड हो जाएगा। और ये जो आयोजन होगा ये नवंबर 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आइए 93 में। हाँ, 93 देखिए, ये भी बहुत लोग को पता होगा। रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक हैं? तो सोफिया जो है महिला रोबोट है, और इन्हें हम लोग जानते हैं कि सऊदी अरब ने अपने देश की नागरिकता दे दी है। तो ऑप्शन डी जो इसमें मारे होंगे, ठीक है, वो इनका सही होगा।
93 का ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है। और रोबोट सोफिया जो है वो भारत भी आ चुकी हैं, अपना प्रदर्शन कर चुकी हैं। आईआईटी किस में था मुझे ध्यान नहीं है, एक बार आईआईटी कॉलेज में ही आई थी इंडिया के। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि आईआईटी कॉलेज इंडिया में कौन से आईआईटी कॉलेज में आई थी, एक बार चेक कीजिएगा। 94 यहाँ पे देखिए, 94 बुरा निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92 एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर से सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। तो ये ऑस्कर से हम लोग जानते हैं 2020 में ऑप्शन ए हो जाएगा पैरासाइट। ये एक साउथ कोरियन मूवी है, ठीक है। तो इसे ही ऑस्कर से सम्मानित किया गया था, बेस्ट मूवी फिल्म घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 95 में स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हुए कौन से खेल खेलते थे? तो ये बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन बी बास्केटबॉल के ये बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जो कि ये यूएसए के खिलाड़ी हैं। ठीक है, यूएसए के ये खिलाड़ी हैं। तो 95 का जो भी बी मारे होंगे उनका सही होगा। नेक्स्ट आइए 96 नंबर पे। 96 में बोल रहा है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सुमन कुमारी। जो ऑप्शन डी मारे होंगे उनका सही होगा। नेक्स्ट है ये 97 नंबर में 97 पे बोल रहा है ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था, यानी कि कहाँ पे आयोजन इसका किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। कहीं कहीं इसको ब्रिटेन भी लिखेगा, और अगर शहर का नाम पूछ दिया तो याद कीजिएगा लंदन में हुआ था। ठीक है, ये लंदन में हुआ था। नेक्स्ट है ये 98 नंबर पे। 98 बुरा साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं? तो 98 का यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन डी जो मारे होंगे लुइस ग्लुक, उनका सही होगा। और लुइस ग्लुक जो है वो एक अमेरिकन पोएट और एसेइस्ट हैं, यानी कि एस्से लिखने वाले और कविता लिखने वाली एक महिला हैं। तो ये लुइस ग्लुक जो है वो महिला है, जो कि यूएसए की अमेरिकन पोएट हैं। तो इन्हीं को ये दिया गया है अवार्ड साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020। नेक्स्ट है ये 98 हो गया। नेक्स्ट है ये 99 नंबर में। 99 नंबर बोल रहा है कि वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, जो पूर्व भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, अब ये चेंज हो गए हैं। तो ऑप्शन ए जो मारे होंगे उनका ये सही होगा। नेक्स्ट है ये 100 नंबर पे। 100 में बुरा निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड। और उस समय जो ये जो काउंट किया गया था 156 देशों का सूचकांक जारी किया गया था, इस जिसमें भारत का जो था उस समय 144 था। अब वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2021 आ चुका है, आप लोग एक बार उसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 101 नंबर पे। कश्मीर की बेटी के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो कश्मीर की बेटी के जो लेखक हैं, ये जो भी ऑप्शन ए मारे होंगे डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, उनका एकदम 100% सही है। तो ऑप्शन इसका 101 का ए होगा, ये एकदम 100% सही है। कश्मीर की बेटी के लेखक हैं, बहुत ही एक कालजयी रचना थी इनकी, और बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद की। और जो डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद थे, इनका जो जन्म हुआ था वो सारन छपरा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी हाल ही में 1 जुलाई 2020 को पटना में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, आईजीएमएस में शायद भर्ती थे, उस समय इनका मृत्यु हो गया था 1 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट आइए 102 नंबर पे। 102 में बोल रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे इसको नोट कर लें, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 26 अक्टूबर 2019 को नीतीश कुमार ने बिहार में जल जीवन हरियाली की शुरुआत की थी, और ये पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। तो जो भी ऑप्शन बी मारे होंगे इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट है ये 103 में बोरा हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा 103 का ऑप्शन डी नरेंद्र कुमार सिन्हा, और ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, 1982 बैच के ये हैं। 104 में आइए
बोल रहा है अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामेश्वर चौपाल को बिहार से नामित किया गया है। और इसके जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, इसका जो अध्यक्ष हैं वो महंत यहाँ पे नित्या गोपाल दास है। ठीक है। और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो चंपत राय हैं, सेक्रेटरी याद रखिएगा चंपत राय हैं। और महंत यहाँ पे नित्या गोपाल दास हैं। और सेक्रेटरी जो इनके चंपत राय हैं, ये हाल ही में चर्चा में रहे थे एक फ्रॉड के केस में, जिसमें क्या हुआ था कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट भूमि का जो था वो 2 करोड़ का जो जमीन था, तो इन्होंने क्या किया था कि इसे 2 मिनट में ही 18 करोड़ में खरीदा था। हालांकि सरकार के द्वारा कोई जांच अभी नहीं करवाई गई है, तो इस वजह से ये जो था ये अभी जांच नहीं हुआ है, तो ये कोई रिपोर्ट इसका मायने नहीं रखता है। तो 3 चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि बिहार से कामेश्वर चौपाल, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो भरत नृत्य गोपाल दास हैं, और सेक्रेटरी जो है चंपत राय है। नेक्स्ट आइए 105 में, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछ रहा। और पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना क्या है, तो ये क्या है कि गंगा का जो पानी है उसे पाइपलाइन के थ्रू विभिन्न शहरों में पहुंचाया जा रहा है जहां गंगा नहीं बहती है। ठीक है, तो ये इसको प्रोजेक्ट गंगा भी नाम बोला जाता है। तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो शामिल पहले कौन कौन है, मतलब गंगा का पानी किस किस शहर में पहुंचाया जा रहा है पाइपलाइन के द्वारा, उसमें कौन कौन से शहर शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 105 नंबर का। ठीक है कि इसमें कौन कौन से हैं। तो पहला तो नवादा है ही इसमें शामिल, नालंदा भी है, राजगीर भी है, गया भी है। यही 4 राज्य अभी इसमें शामिल हैं गंगा उद्वह योजना में। लेकिन हमसे पूछा कि कौन शामिल नहीं है, तो सभी जब शामिल हैं तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 106 में। यहाँ पे देखिए, ये तो बहुत बार आ भी चुका है, टेस्ट वगैरह देते होंगे तो ये क्वेश्चन बता भी चुका हूँ मैं, कि सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय कुमार चौधरी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और साथ में एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये शिक्षा मंत्री भी हैं बिहार के। तो पहले जो नए जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था राज्य में, तो उसमें मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, लेकिन विवाद के बाद फिर उन्हें हटा करके विजय कुमार चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया बिहार राज्य का। और मेवालाल चौधरी का फिर बाद में मृत्यु हो गया था। 107 नंबर में आइए, यहाँ पे पूछ रहा है कि अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो पहले तो बता दें कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो ये मॉडलिंग सेंटर है, जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, ये क्या है कि कोसी नदी में जो आता है हर साल सिल्ट यानी कि गाद, और बाढ़ के कारण जो क्षेत्र में कटाव होता है क्षेत्र का, उसके अध्ययन के लिए, अनुसंधान के लिए, विकास के लिए एक मॉडलिंग सेंटर बनाया गया है, जो कि बीरपुर में है। ऑप्शन बी जो भी मारे हैं एकदम 100% इसका सही है आंसर। और बीरपुर जो है वो बिहार में है। ठीक है, और ये सुपौल में है। बीरपुर जो है वो सुपौल में है, बिहार के सुपौल क्षेत्र में ये है। और ये जो है भारत का दूसरा एवं विश्व का 5वां ऐसा सेंटर है। तो भारत का दूसरा है, यानी कि भारत में कोई पहला ऐसा सेंटर बन चुका है। तो पहला जो सेंटर वो बना है वो पुणे में बना हुआ है। नेक्स्ट आइए 108 में। 108 में बोला तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में, बोला विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सॉरी, डॉक्टर और नर्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट आइए 110 में। 110 में बोल रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया है। यहाँ पे सब बहुत मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़े नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो वैसे हम आपको एक चीज़ बता दें इसमें पूरा डिटेल, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको न रहे। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड
एक वर्ष के लिए 2020 में 5 लोगों को दिया गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ये इतिहास में कि फर्स्ट टाइम 5 लोगों को एक साथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें कौन कौन है, तो पहला देखिए, पहला जो है याद रखिएगा मरियप्पन टी हैं जो कि पैरा एथलीट हैं। दूसरे जो हैं वो रानी रामपाल हैं जो हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। तीसरे हैं रोहित शर्मा जो क्रिकेट खेलते हैं। चौथा है मनिका बात्रा जो कि टेबल टेनिस खेलती हैं। और पांचवा है विनेश फोगाट जो कि कुश्ती में खेलती हैं। तो यहाँ पे महिला पूछ रहा है, तो महिला में हो गया एक पहला रानी रामपाल, दूसरा हो गया मनिका बात्रा और तीसरा हो गया विनेश फोगाट, यानी कि 3 महिला को मिला है। तो ऑप्शन बी जो मारे होंगे एकदम 100% उनका सही है। नेक्स्ट आइए 111 में, बोल रहा है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। तो ये बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दिव्य बदान जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। 112 में आइए, यहाँ पे बोल रहा है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है। तो ये जब मैंने आप लोगों को आस्था का टेस्ट सीरीज मैंने चलाया है 67th बीपीएससी के लिए, उसमें ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो मारे होंगे उनका सही होगा, ऑप्शन डी 9। ठीक है, नेक्स्ट आइए 113 में। 113 नंबर बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 113। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखाता था। ठीक है, तो इसका जो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राधा कुमुद मुखर्जी जो ये मारे होंगे उनका ये सही होगा। नेक्स्ट आइए 114 में कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। तो ये ब्राह्मण लोगों को दिया जाता था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 115 में। 115 बोला अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था। तो 115 के यहाँ पे हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी जो मारे होंगे उनका सही होगा। 116 में आइए, यहाँ पे बोल रहा है अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था। यहाँ पे एक बार इसमें डाउट है। ठीक है, 116 आप लोग पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे से देख लीजिएगा कि कितना होगा। ठीक है, कितना सरकार में बटा हुआ था अकबर के समय, ये क्वेश्चन का मुझे थोड़ा सा डाउट है। परगना मत देखिएगा क्योंकि एक सरकार में बहुत सारे परगना आते थे। जैसे मान लीजिए कि एक तो मुझे याद है कि रोहतास सरकार था, तो रोहतास सरकार के अंतर्गत 7 परगना आता था, और एक मुनर सरकार था। तो एक दो याद है, लेकिन टोटल कितना है एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि कितने सरकार में बटा हुआ था। ठीक है, तो 116 में थोड़ा सा इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 117 में देखिए, 117 में बुरा मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया। तो देखिए इसका जो आंसर है थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन वाला आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगर मध्यकालीन भारत की अगर बात करें कि परगना की शुरुआत किसने की, तो ये दिल्ली सल्तनत का देन था। ठीक है, और अकबर के समय क्या हुआ कि इसका जो अकबर की देन था कि वो परगना को अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए क्षेत्रों को परगना में बांट दिया था अकबर ने। तो अकबर का उस समय बिहार बंगाल के क्षेत्र में भी राज्य था, इस वजह से बिहार के क्षेत्र में भी ये तो अकबर की ही देन थी। तो यहाँ पे अकबर हो सकता था, लेकिन शेर शाह सूरी इसमें बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे विकसित किए, खुद का परगना के अंतर्गत बहुत सारे पद बनाए, जैसे अमीन के और भी कुछ कुछ पद बनाए परगना के क्षेत्र के। तो इसका आंसर मैं ऑप्शन सी के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन सी जो मारे होंगे उनका सही है। अब देखना है कि फाइनल बीपीएससी में इसका आंसर क्या देता है। 118 देखिए, ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है लोगों के लिए। आलमगीरनामा किसने लिखा, आलमगीरनामा किसने लिखा। ये 2-3 तरीके से पूछता है कि आलमगीरनामा में किस शासक का वर्णन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था।
तो ये 3-4 क्वेश्चन है, जो भी अगर जानते होंगे, सही में डिटेल में बुक पढ़े होंगे, तो इनको पता होगा कि आलमगीरनामा क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था। तो ऑप्शन ए जो मारे हैं उनका सही है। अब इसका डिटेल में देख लीजिए कि आलमगीरनामा में किस शासक का वर्णन है, तो इसमें औरंगजेब का है। तो मुहिउद्दीन मोहम्मद, जिन्हें आमतौर पर औरंगजेब या फिर आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो अब औरंगजेब ही ऐसा था जिसको आलमगीर के नाम से जाना जाता था। इस वजह से नाम से ही पकड़ में आ गया कि इसमें आलमगीर यानी कि औरंगजेब हो जाएगा। इसी के शासन का वर्णन किया गया है इसमें। और आलमगीर का जो मतलब होता है वो होता है विश्व विजेता। ठीक है। नेक्स्ट आइए 119 में। बोला किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदवानत कर दिया, यानी कि इस हद तक उसे कम कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में भी काम करना पड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। 120 नंबर में आइए। 120 नंबर तो सब सही किए होंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? तो एक होता है सिजदा और एक होता है पाबोस। ठीक है, तो ये दोनों जो परंपरा आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। 120 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 121 में। 121 बोरा भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन है। देखिए क्या था कि उस समय जैसे जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो ब्रिटेन में क्या हुआ कि जितने भी कच्चे माल की जो आपूर्ति करनी थी, उसमें क्या था कि कच्चे माल का उत्पादन करना और कच्चे माल से तैयार जो व्यापारी माल तैयार करके बेचते थे, तो जो कच्चे माल से तैयार माल को बेचते थे उनको ज़्यादा फायदा होने लगा, जो पैदावार करते थे उनको कम फायदा होता था। तो ये सब लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ये सब क्या थी, ये सब व्यापारी वर्ग थे, ये सब पैदावार नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, इस वजह से मैं इसका क्लियर आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन अगर जो ऑप्शन सी के साथ गए होंगे, मैं इसके आंसर सी के साथ इसमें जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार। 2-3 क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो बीपीएससी भी कंफ्यूज रहता है और हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे 121 का देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन सी के साथ जा रहा हूँ। आप लोग भी एक बार चले जाइए, फाइनल जब आंसर किया आएगा तो इसमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए 122 में। 122 देखिए, 122 बोला कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे जो भी ए ऑप्शन मारे होंगे, मुर्शीद कुली खां एकदम 100% सही है। मुर्शीद कुली खां का जन्म 1660 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जून 1727 को हुआ था। और मुर्शीद कुली खां यहाँ मुर्शिदाबाद के नवाब थे। ठीक है, जो मुर्शिदाबाद कहाँ है? बंगाल में। और मुर्शिदाबाद इन्हीं का बसाया हुआ क्षेत्र था। और ये जो थे उस समय औरंगजेब के दीवान थे। बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये वहाँ के नवाब बन गए थे। नेक्स्ट आइए 123 नंबर में। बोल रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन बी जो मारे होंगे उनका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 124 में। बोला देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? देखिए एक क्वेश्चन इसको भी मैं डाउट में छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखिए 124 में है यहाँ पे देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, ये 3 लोग हैं जो कि भारत में जो वायसराय बने चुके हैं। और यहाँ पे लॉर्ड सलिसबरी जो हैं, ठीक है, लॉर्ड सलिसबरी जो हैं ये ब्रिटेन के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। 1885 से 1902 तक इनका कार्यकाल था पीएम के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन किसी का डिटेल मुझे पता नहीं चल सका कि आखिर में इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे किताब भी देखे, इंटरनेट पे भी सर्च किया, लेकिन इसका मुझे सही से आंसर किसी में भी कहीं नहीं मिला।
अगर आप लोग को भी इसका कहीं सही है तो कृपया हमें भी लिंक दें कि कहाँ पे इसका आंसर मिल सकता है मुझे। ठीक है। और लॉर्ड मेयो के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये 1872 में कृषि विभाग की स्थापना इन्होंने की थी, और इसी के समय 1872 में एक प्रायोगिक जनगणना भी करवाया गया था। और अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में यहाँ पे मेयो कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर मैं थोड़ा सा डाउट में छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर जाना है आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं। ठीक है। 125 में आइए। 125 बोल रहा है कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका भी मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है। तो 125 नंबर का मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। इसमें मैं कोई अपना राय नहीं दे रहा हूँ, कोई मैं किसी आंसर के साथ मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक बार अगर आप लोग को कंफर्म है तो एक बार इसका मुझे भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे से जो भी होगा वो लगभग सब सही होगा। 126 में आइए। 126 बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। इससे पार्ट 1 में था कि दिल्ली का पूछा हुआ था। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पटना डिवीजन का कौन था। तो यहाँ पे 126 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम टेलर। ठीक है। तो जो ऑप्शन ए मारे होंगे उनका ये 100% सही होगा। 127 में आइए। 127 में बोल रहा है यहाँ पे कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो यहाँ पे बिहार में है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सबसे ज्यादा सही होगा ऑप्शन बी, इसका कुंवर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 128 में। 128 तो इजी है। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वीडी सावरकर ने। जो भी मारे होंगे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आइए 129 में। बोरा 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। ठीक है। और पहला जो व्यक्तिगत सत्याग्रही जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपको विनोबा भावे के, और दूसरा जो बनाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था गांधी जी के द्वारा। 130 में आइए। 130 बोल रहा है कि नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखल प्रयासों के विरुद्ध बहड़िया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए यहाँ पे मुंगेर में इसका जो था किसान सभा का। ठीक है। तो 1929 में गठन हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का, लेकिन 1936 में क्या हुआ था कि सबको विलय करके एक अखिल भारतीय किसान सभा बना दिया गया था। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा। 131 में आइए। हाँ, यहाँ पे 131 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 131 में यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सही सुम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला है अबोर। अबोर पर्वत चोटी झारखंड में नहीं है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। और ये अबोर जनजाति के नाम के कारण ही इसको अबोर पर्वतीय चोटी कहा जाता है। ठीक है। इसी के नाम पे इसका, अबोर जनजाति के नाम पे ही इसका अबोर पर्वत नाम पड़ा है। तो ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि झारखंड में। ठीक। दूनागिरी जो है ये उत्तराखंड में है, ये सही है। मिकीर जो है ये असम में है पर्वत श्रेणी, ये सही है। और नीमगिरी जो है ये उड़ीसा में है, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 सही है। यानी कि इसका जो सही सुमिलित नहीं वो ऑप्शन ए। जो भी ऑप्शन ए मारे होंगे उनका एकदम ये 100% राइट है। नेक्स्ट आइए 132 में। बोल रहा है कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे से क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि पहला ऑप्शन जो है सही है। भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, सही है। भारत में कोवालम जो है वो सबसे बड़ा समुद्री तट है, सही है। महान सीमा भ्रंश गुजरात एवं राजस्थान राज्य में निहित है, ये भी सही है, जो कि अरावली विंध्यन के मिलन स्थल पे है।
ठीक है, तो ये सब सही है, यानी कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 133 में। 133 में बोल रहा है कि निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती है, भवानी है और हेमावती है। और जो दूध गंगा है यहाँ पे याद रखिएगा, ये कृष्णा की उपनदी है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है, दूध गंगा। और एक और दूध गंगा जो है वो जम्मू कश्मीर की है, तो वहाँ पे इसका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये कृष्णा नदी की उपनदी है जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक में बहती है। और बाकी जो 1 2 4 हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और एक दूध सागर जलप्रपात पूछता है कि कहाँ है, तो दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा में है। नेक्स्ट आइए 134 नंबर में, बोला जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बी यहाँ पे गलती है, सी जो है सही है, डी जो है यहाँ पे गलती है। तो यानी कि बी और डी दो यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी और डी जो है वो गलत है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 135 में। ठीक है, 135 में देखिए बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है। कहवा से कॉफी बनाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत में पूछ रहा है, तो जो कर्नाटक मारे होंगे सही होगा। ये करीब उत्पादन इसका 53% है, पूरे देश में 53% है। उसके बाद दूसरे नंबर पे केरल है 28%, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है 11%। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 136 में आइए, बोरा जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है। तो 136 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। जो मिजोरम मारे होंगे उनका ये सही होगा। 137 में आइए। ठीक है, 137 में यहाँ पे देखिए ये सब मुकाम्बिका, दलमा, नेयर, कुटियागो ये सब अभ्यारण्य है। ठीक है, तो मुकाम्बिका जो है ये कर्नाटक में है, कोलूर के पास, तो ये सही है। और पूछ रहा है इसमें कौन सही सुमलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और दलमा अभ्यारण्य भी जो है झारखंड में है, जमशेदपुर के पास। ऑप्शन सी यहाँ पे नेयर छत्तीसगढ़, ये भी सही है। और कोटिगांव अभ्यारण्य ये भी गोवा में है। यानी कि इसमें ए बी सी डी सभी सही सुमलित दिया गया है। और हमसे पूछा है कि सही सुमलित कौन इसमें से नहीं है, तो सभी जब सही सुमलित है तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 138 में। 138 बोला निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। तो भारत यहां पे पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, तिलहन में। ठीक है, इसका जो 138 का जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 139। तिलहन में क्या है कि भारत आत्मनिर्भर भी है। 139 में आइए, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है। तो 139 का जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी लगाए होंगे, अमूर एकदम 100% उनका राइट है। ओब नदी है, ये आर्कटिक सागर की ओर बहती है। लीना नदी जो है ये आर्कटिक सागर की ओर बहती है। येनेसी नदी जो है ये भी आर्कटिक सागर की ओर बहती है। सब रूस की नदी हैं। और अमूर जो केवल है, अमूर नदी ये जो है ये आपका प्रशांत महासागर की ओर बहती है। तो ऑप्शन सी इसका 100% राइट है। नेक्स्ट आइए 140, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर कहाँ पे है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मलेशिया। जो मलेशिया मारे हैं उनका 100% सही है। नेक्स्ट आइए 141 में। ये सब यहाँ पे बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो यहाँ पे 10 तेलुत नुबियन ये सब मरुस्थल हैं सूची 1 में, और उससे संबंधित यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो 10 तेलुट हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ईरान में है, तो इसका 1 का 2 हो जाएगा। और नुबियन मरुस्थल यहाँ पे देखिएगा आप लोग 41 का जो है
ठीक है। नूबियन मरुस्थल पूछ रहा है, तो नूबियन जो मरुस्थल है ये है आपका सूडान में। तो यहाँ पे बी का 3 हो जाएगा। अब मोजाबे मरुस्थल जो है वो हो जाएगा 1 में। ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य ये अमेरिका में है। मोजाबे मरुस्थल कैलिफोर्निया के पास। ठीक है। और रब अल खली ये जो है ये 4 हो जाएगा सऊदी अरब में। तो 2 3 1 4 यहाँ पे देख लीजिए, जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 ऑप्शन सी जो मारे होंगे ये इनका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए 142 में। बोरा निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो देखिए मध्य कैलिफोर्निया जो है ये आपका नॉर्थ यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। नॉर्थ अमेरिकी देश है, सॉरी राज्य है। तो यहाँ पे आपका ये तो भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पाया जाता है। मध्य जो कंफर्म है पहले 100%, उसको पहले छांट लेते हैं। मध्य चिली जो है ये साउथ अमेरिकी देश है, तो यहाँ पे भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। और अफ्रीका का दक्षिणी छोर जो है ये भी यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाया जाता है। यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है उत्तरी न्यूजीलैंड, तो इसको कैसे छांटना है? तो न्यूजीलैंड जो है ये भी आपका भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फल होता है जिसका नाम है एवोकैडी फल। ये इतना विश्व प्रसिद्ध है कि हाल ही में वहाँ पे कम खेती बाड़ी के कारण जो चर्चा में अभी न्यूज़ में भी रहा था एवोकैडी फल, वहाँ पे क्या हो गया कि इसके बागान का जो है लोग चोरी कर रहे हैं। ऐसा फल है ये, इतना महंगा हो गया है, 300 350 रुपया में एक फल यहाँ पे दिया जा रहा है। और बहुत ही ये लाभकारी भी है शरीर के लिए, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो इस बार जो पैदावार कम हुआ है इसके कारण एवोकैडी फल का यहाँ पे चोरी बढ़ गई है। जो कि एवोकैडो फल जो है वो भूमध्य सागरीय प्रकार की एक महत्वपूर्ण फल है। इस जलवायु में ये फल उपजता है, तो इस वजह से उत्तरी न्यूजीलैंड भी आपका भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु हो जाएगी। तो इसे में से सभी जो है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु के क्षेत्र हैं। और पूछ रहा क्वेश्चन में कौन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 143 में 143 बुरा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? बार बार यहाँ पे नहीं है नहीं है दे रहा है। ठीक है, तो 143 के यहाँ पे देखिए हाँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैं डाउट छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सत्य नहीं। एक तो यहाँ पे देखिए कोरोसी ज्वालामुखी जो है ये केन्या में है। ठीक है, तो एक तो ये सत्य नहीं है। उसके बाद ये तो सत्य है पहला। अब ए और सी कंफर्म हो गया था। ठीक है, डी और बी यहाँ पे दोनों पे मुझे कंफर्म नहीं है। पहला तो सही है, बी का मुझे कंफर्म नहीं, सी केन्या में है यानी कि गलत है। तो एक तो यहाँ पे है, अब बी और डी देखना है कि कौन इसमें सही है कि कौन गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि दो ऑप्शन मुझे इसका पता नहीं चल पाया। नेक्स्ट आइए 144 में, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। जो मारे होंगे पश्चिम चंपारण उनका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब नेक्स्ट आइए यहाँ पे 145 में 145 में आइए 145 में बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? तो 145 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नवादा में। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो बिहार के पीसीएस की तैयारी करते हैं, ये बहुत आम क्वेश्चन है नवादा। नेक्स्ट आइए 146 में, यहाँ पे बोला जनगणना के अनुसार बिहार का यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा है। जनसंख्या घनत्व वाला, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा शिवहर। जो मारे होंगे शिवहर उनका एकदम सही है। 147 आइए, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? तो इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी नदी के किनारे। ठीक है, तो निरंजना तो था, ये आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, फल्गु नदी का नाम प्राचीन नाम था। नेक्स्ट आइए 148 में 148 बोला बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा किशनगंज।
ठीक है। नेक्स्ट आइए 149 में, बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा, रोहतास। और इस एग्जाम का आखिरी क्वेश्चन है 150 नंबर, बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। तो 150 का यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं का। 2017-18 यहाँ पे पूछ रहा है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी के कारण वर्ष 2019 में बिहार को 5वीं बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार इसके लिए दिया गया था, क्योंकि इस वर्ष जो था 2017-18 में गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था। और उसके बाद तिलहन के लिए भी दिया मिल चुका है, मोटे अनाज के लिए भी मिल चुका है। तो 5वीं बार 2017-18 में के कारण गेहूं के उस सर्वाधिक उत्पादन के कारण 2019 में इसको 5वीं बार मिल चुका है कृषि कर्मण्य पुरस्कार। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल तो था बेशक बहुत अच्छा लेवल था। और जो भी 67th बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, खास करके सीडीपीओ वाले, तो देख लें उनका इसी लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। और 67th बीपीएससी वाला में रहेगा, इससे थोड़ा सा कम लेवल का रहेगा, लेकिन कट ऑफ जो जाएगा वो बहुत हाई जाएगा। जैसे 66 में आप देखें 110 111 गया है कट ऑफ जनरल का, और ईबीसी का 105 गया है। तो इस वजह से पहली बार गया है 66 बीपीएससी में इतना कट ऑफ। तो इस हिसाब से उसका क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा इजी था, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन जो ज़्यादातर स्टूडेंट सही किए हैं उनका सिलेक्शन पक्का हो गया था, क्योंकि इजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सभी स्टूडेंट सही करते हैं, और जो हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा सही करते हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा संभावना रहती है कि उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो इस वजह से आप इस सेट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये सेट अगर आप एग्ज़ाम पंचायत ऑडिटर का बीपीएससी का आप लोग एग्ज़ाम दिए हो चाहे नहीं दिए हो, अगर आप 67th बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। मैंने बताया है बहुत मेहनत लगती है इस पे रिसर्च करने में और आंसर तैयार करने में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेट आप लोग को पार्ट 2 कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग का जो था कि सर पंचायत ऑडिटर का भी सर एक्सप्लेनेशन आंसर की लेते आइए, जो कि मैंने आपके बातों को सुझावों को माना और इसका सारा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक कर दिया है। इसमें कुछ +-2 हो सकता है इधर उधर, ठीक है, +-2 क्वेश्चन इधर उधर गलत हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। बीपीएससी का जब फाइनल ऑफिशियल आंसर की आएगा तभी पता चलेगा फाइनल, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और पीडीएफ पाने के लिए, स्टडी मटेरियल को पीडीएफ के फॉर्म में पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे मैं बहुत सारा टेस्ट सीरीज वगैरह, पीडीएफ वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह सारा कुछ वहाँ पे सेंड करते रहता हूँ, ताकि आप लोग की तैयारी कोरोना काल में घर बैठे हो सके। बहुत सारे लोग कोरोना के कारण घर चले गए हैं, तो बहुत सारे लोग इनका फ़ायदा होगा कि उनको ये तैयारी करने के लिए उनको कोई ज़्यादा दिक्कत की नहीं आएगी ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारे कुछ मुफ्त सर्विस मिल रहे हैं और सारे कुछ आप लोग को बेहतर तरीके से तैयारी करवाया जाएगा हमारे द्वारा, और करवाया भी गया है जिनको बहुत लाभ मिला है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। मैनुअल ऐसे लिंक मैं दे दूंगा, अगर लिंक से नहीं हो रहा है ज्वाइन तो आप लोग मैनुअल क्या कीजिए कि टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिए, तो वहाँ पे आ जाएगा शुरू में ही, और आप वहाँ से मैनुअली ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।